हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले यानी रोशनी जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। रोशनी एक्ट को लेकर जो घोटाला हुआ था, आप इन दिनों जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन घोटाले में शामिल हुए लोगों की लिस्ट की चर्चा लगातार सुन रहे होंगे, क्योंकि इस लिस्ट में नेताओं, उनके रिश्तेदारों, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े बड़े व्यापारियों के नाम हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा होगा कि यह घोटाला आखिर क्या था, इसे रोशनी घोटाला क्यों कहते हैं और इसके केंद्र में करोड़ों रुपए की कीमत वाली वो जमीनें क्यों हैं जिन्हें कौड़ियों के भाव बेच दिया गया था। इस घोटाले में शामिल नामों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले इस घोटाले की कहानी को आप समझ लीजिए, क्योंकि जी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको इस घोटाले की जानकारी दी थी इसी साल के शुरुआत में। और तब आपको याद होगा हमारी बड़ी आलोचना हुई थी, एक एफआईआर भी केरल में दर्ज हो गई थी, क्योंकि ये वो घोटाला था जो वहां के लोग, वहां के नेता कभी चाहते नहीं थे कि भारत के लोगों को पता चले। वर्ष 2001 में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तब विधानसभा में रोशनी एक्ट पास किया गया था। इस रोशनी एक्ट का मकसद यह था कि जिनके पास निश्चित समय के लिए सरकारी जमीन लीज पर है या कोई अगर 40 साल से किसी सरकारी जमीन पर रह रहा है, तो यह सरकारी जमीन हमेशा के लिए उस परिवार या उस व्यक्ति को दे दी जाए, यानी उन्हें जमीन का असली मालिक बना दिया जाए। यानी सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव लोगों को बेच दिया जाए, उन लोगों को जो पहले से इस जमीन पर रह रहे हैं या जिन्होंने पहले से इस पर कब्जा कर रखा है। इसके बदले में सरकार बाजार मूल्य पर उनसे पैसा वसूलेगी, इस जमीन का पैसा। इस तरह से जो पैसा सरकारी खजाने में आएगा, उससे जम्मू कश्मीर में घर घर बिजली की योजना चलाई जाएगी, बिजली पहुंचाई जाएगी, यानी घर घर रोशनी पहुंचाई जाएगी। इसलिए इसे रोशनी एक्ट का नाम दिया गया। इस एक्ट के जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया था। आप समझ लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए जमा करने थे इस रोशनी एक्ट के जरिए, यानी सरकारी जमीन बेचकर बिजली के लिए पैसे का इंतजाम करना था। लेकिन रोशनी एक्ट घोटाले में कैसे बदल गया, अब यह समझिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर जम्मू के सुंजवान में फारूक अब्दुल्ला का बंगला है। वर्ष 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने इस बंगले को बनाने के लिए करीब 16,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। लेकिन आरोप है कि उन्होंने इसके आसपास की 38,000 स्क्वायर फीट जंगल की जमीन पर भी कब्जा जमा लिया, और जिस पर यह आलीशान बंगला बनाया गया है। ये जो बंगला है, यह फारूक अब्दुल्ला का बंगला है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर इस प्लॉट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सार्वजनिक होने से पहले हम ये पूरा रिस्क उठाकर ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही कुछ श्रीनगर में भी हुआ। ये श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है, जिसमें नवाए सुबह नामक एक ट्रस्ट का ऑफिस है। ये देखिए, बोर्ड भी यहां पर लगा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वर्ष 2001 में इस जमीन की कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन मात्र 58 लाख रुपए जमा करके जमीन हमेशा के लिए नवा सुबह ट्रस्ट के नाम करवा दी गई। ऐसा करने में रोशनी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। आज इस जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, यानी 25 करोड़ रुपए की जमीन 58 लाख रुपए में ले ली गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्हें जो कीमत सरकारी विभाग ने वर्ष 2001 में बताई, वही कीमत उन्होंने जमा करके इस जमीन का मालिकाना हक हासिल किया था। यह बात बिल्कुल सही है, उन्होंने तो वही किया जो कानून बनाया गया था। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के बहुत सारे नेता, बहुत सारी सरकारें कानून तो बना देती हैं, लेकिन उस कानून के पीछे भी बहुत तरह की मंशाएं छिपी होती हैं। इसलिए जो घोटाले इस तरह के हैं, ये उस समय हो सकता है कानून के हिसाब से सही हो, गैर कानूनी ना हो, लेकिन ये गलत था। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ कानून के मुताबिक ही हुआ है, क्योंकि कानून बनाने वाले भी वही थे, कानून का पालन करने वाले भी वही थे और कानून को लागू करने वाले भी वही थे। जो जिनको 40 साल से ज़्यादा कब्जा है, तो उनको हम वो ज़मीन अलाट कर सकते हैं जो रेट होगी वहाँ। तो इस हिसाब से नवाज सुबह को उस वक्त जो पैसा गवर्नमेंट को दे दिया, जो असेसमेंट की गई, जो गवर्नमेंट ने की, वो कुछ 58 लाख रुपए थी।
तो उसके तहत ये ज़मीन ली गई, एक कायदे और कानून के तहत। अगर कायदे और कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो लॉ विल टेक ऑन कोर्स, तो उसमें एक्शन लेंगे, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। लेकिन अगर कायदे और कानून के तहत आपने कोई काम किया है तो फिर आपको बदनाम करने के लिए ऐसे ही कैंपेन चलाई जाएगी, तो वो दूसरी बात है। अब आपको बताते हैं कि ये रोशनी घोटाला हुआ कैसे। जमीन के मार्केट रेट और सरकार को दिए गए पैसे के अंतर में ही ये रोशनी घोटाला छिपा हुआ है। आरोप है कि सरकार में बैठे लोगों ने एक एक्ट बनाया, फिर महंगी जमीनों के सरकारी रेट बेहद कम करवा दिए और जमीनें बहुत ही कम कीमत पर खुद ही खरीद लीं या नेताओं को और अपने दोस्तों को दिलवा दी, जिससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ और घोटालेबाजों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। रोशनी के नाम पर कानूनी तरीके से गैर कानूनी काम किया गया, यानी ये कानून ही गैर कानूनी काम करने के लिए बनाया गया था। हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताया है। सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और अब बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। ये लैंड ग्रैबर्स गैंग है, ये जमीन पर कब्जा करने वाली गैंग है। ये जो अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, जमीनी नेता नहीं, ये जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता हैं, दलाल हैं उसके। इनको देश को जवाब देना चाहिए। अगर अनुच्छेद 370-35 से नहीं हटता, करप्शन के मामले नहीं चलते, ये कोर्ट की जांच नहीं होती, पीआईएल दाखिल नहीं होती, हम तो धन्यवादी हैं हाई कोर्ट के कि जिन्होंने सीबीआई को जांच के आदेश भी दिए और इन्हें ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों के नाम, पूर्व मुख्यमंत्री की बहन, उनके उस समय के एजी, उस समय के जेएंडके बैंक के चेयरमैन, उस समय के आला अधिकारी, उस समय के आला कर्मचारी, इन लोगों ने सरकार की और वन की भूमियों पर कब्जा करने का काम किया था। ये जम्मू कश्मीर के हितों के लिए कभी नहीं लड़े, ये तो जमीनों पर कब्जे और सिस्टम को लूटने का काम करते थे। आजकल गुपकार गैंग जिस तरह से अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए सक्रिय है, उससे साफ है कि ये लोग अपने वही दिन वापस लौटाना चाहते हैं, जिससे ये सरकारी ज़मीनों पर एक बार फिर से कब्जा कर सकें, राज्य के संसाधनों को लूट सकें और अगर इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो तो उसे भी बंद करा सकें, क्योंकि यही सब तो होता था जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था। सरकारी बंगलों और सिक्योरिटी का ये लोग इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि पहले किया करते थे। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद शायद ऐसे नेताओं की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। इसीलिए ये सारे लोग परेशान हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां जो हैं, वो जो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, जो लोग एक दूसरे से कभी बात तक नहीं करते थे, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल कर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, वो सारे लोग आज एक साथ आ गए हैं, एक दूसरे के घरों में बैठक करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम मिलकर अनुच्छेद 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग समझ गए हैं कि ये काम हम इकट्ठा होकर ही कर सकते हैं और इस काम के लिए हम सबको अपने अपने मतभेद भुला देने पड़ेंगे, एक साथ आना पड़ेगा और जो ऐश हम पहले किया करते थे जम्मू कश्मीर में, जो हमारे शानदार दिन हुआ करते थे, हमारी ऐसी ताकत होती थी जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो सब कुछ तभी वापस लौट सकता है जब अनुच्छेद 370 वापस लौटे। और उसके लिए ये चीन की भी मदद लेने को तैयार हैं, पाकिस्तान की मदद भी लेने को तैयार हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे नेता इतने बेचैन क्यों हैं और अनुच्छेद 370 को जो हटाया गया वो बात इन्हें इतनी चुभती क्यों है। इसका आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। रोशनी घोटाले में जम्मू कश्मीर प्रशासन जैसे नाम सार्वजनिक कर रहा है, वैसे वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। कई सरकारी अधिकारी, वहां के बड़े बड़े व्यापारी और कारोबारियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें कौड़ियों के दाम पर ये जमीन बेच दी गई थी।